कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो ज्योग्राफी का लेक्चर हम देखे थे, उस ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने विश्व की जलवायु महाद्वीप पे कैसे होती है उस विषय में कोपेनहेगन का जो मॉडल था उस मॉडल के माध्यम से समझने की कोशिश की। वो मॉडल अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी जगह पर आपको वर्णन करना ईजी हो जाता है। तो वो फंडामेंटल हो गया, और उस फंडामेंटल पर बेस आपको कभी भी कुछ भी चीज पूछी जाएंगी तो आप उसको लगाने की कोशिश करिए। तो कोपेनहेगन का मॉडल को आप जरूर याद करके रखिए। अब बात आती है, अब पूछता है वो, अब विश्व की जलवायु हो गई, तो अब वो पूछता है भारत की जलवायु। ठीक है, अब भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। अब ये जो मानसूनी जलवायु है, इस मानसूनी जलवायु में मानसून का मतलब होता है स्थल की और और जल की ओर चलने वाली पवन। तो स्थल की और जल की ओर चलने वाली पवन के कारण भारतीय जलवायु क्या होती है? इफेक्ट होती है। मतलब हर समय भारत की जलवायु एक, मतलब जो मौसम रहता है वो एक जैसा नहीं रहता, लगातार परिवर्तित होते रहता है। और लगातार परिवर्तित होने के कारण हमारे जो मान भारत है, हम अगर बोले सितंबर से, अगर हम मान के चलो सितंबर सितंबर से हम लेकर चलो, सितंबर छोड़ो, हम दिसंबर से लेकर मार्च, मार्च से लेकर जून, और जून से लेकर सितंबर अगर हम माने, तो ये कोर महीने रहते हैं जिस समय में भारत की जलवायु में परिवर्तन। तो आप सभी को पता है, सूरज की किरणें जो रहती है वो लगातार पृथ्वी पर पड़ती है, और लगातार पृथ्वी पर पड़ने के बाद में वो कभी उत्तर की ओर, कभी सीधी, कभी दक्षिण की ओर क्या होती है, लगातार फ्लक्चुएट होते रहती है, क्योंकि पृथ्वी के जो अपने अक्ष पर झुकाव के कारण हमेशा सूरज की किरणें ऊपर नीचे होते रहती है। तो मतलब एक जगह पर पृथ्वी की सीधी किरणें रहती ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से भारत पर भी सूरज की सीधी किरणें कभी भी लगातार हमेशा एक जैसी रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। तो मतलब इसके कारण स्थल की ओर चलने वाली पवनें और कभी कभार जल की ओर चलने वाली पवनें चलते रहती, जिसके कारण भारत की जलवायु क्या होती है बेटा? प्रभावित होती। तो प्रश्न क्या पूछता है वो, कि भारत के एक वर्ष में होने वाले मौसम परिवर्तन को आप समझाइए। एक वर्ष में मतलब अगर हम दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर, इन चारों कोर महीने को ले ले, तो उस समय में होने वाले परिवर्तन को आप समझिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, लगभग लगभग 10 पेज का प्रश्न हो जाता है डायग्राम के साथ में। फिर क्या करता है वो, दूसरे प्रश्न पूछने की उसकी जो इच्छा रहती है, पहला प्रश्न क्या रहता है, 12 माह के मौसम को समझाइए। आप प्रश्न भी लिखते चलिए। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछता है, दिसंबर से मार्च, दिसंबर से मार्च समय का मौसमी परिवर्तन को आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न वो पूछता है, मार्च से लेकर जून में, मार्च से लेकर जून में होने वाला मौसमी परिवर्तन। और साथ में कभी कभार पूछता है, क्योंकि जून के बाद में मानसून शुरू होता है, वो पूछता है मानसून के लिए अनुकूल स्थिति कैसी बनती है। फिर चौथा प्रश्न वो पूछता है,
15 जून से लेकर 15 सितंबर तक के भारत में आने वाले मानसून का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न। फिर पांचवा प्रश्न क्या पूछता है वो कि भैया 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होने वाले परिवर्तन, मानसून परिवर्तन का आप वर्णन कीजिए। ये उसके प्रश्न पूछने का एक तरीका होगा। तो 5 प्रश्न पूछ सकता है ऐसा, और 5 प्रश्न जो भारत के मौसम के विषय में रहते हैं वो मूल रूप से ये रहता है। आपको एक ये भी अगर आपको बनता है तो ये अपने आप बन जाएंगे, आपको ये बनता है तो इसका थोड़ा सा पार्ट बन जाएगा। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये एक बड़ा पोर्शन है और इस बड़े पोर्शन को समझने में समय लगता है, और समय लगने के साथ में लेक्चर का टाइम लगेगा। समय का मतलब ये है कि थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, एकदम से समझ में नहीं आता है। पर आप लोगों ने फंडामेंटल अपने क्लियर करे हुए हैं, आप सभी को पता है फंडामेंटल आपके क्या है, क्योंकि इतने दिनों से हम लगातार तापमान, दाब, लगातार ये सब बातें पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से पिछली बातें हमें याद है, तो इन बातों को पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन बातों को कोई पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी तो हम वो जो प्रश्न लिखाए थे उन्हीं प्रश्नों में से हर प्रश्न का हम जवाब देते हुए आगे चलेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला प्रश्न जो था 12 महीने का, उसको हम तोड़ तोड़ के जो हमने नीचे के 4 प्रश्न लिखे, 4 प्रश्न लिखे, हम उसको देखते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा दिसंबर से मार्च के मध्य का वर्णन कीजिए। तो आपको दिसंबर से मार्च के मध्य का पता है, तो मतलब इस समय में जो सूरज की किरणें रहती है, जो पृथ्वी पर पड़ती है, किसकी किरणें बेटा? सूरज की किरणें। वो सूरज की किरणें जो रहती है वो दक्षिणायन रहती है, मतलब दक्षिण की ओर रहती है, और इसके कारण इस समय में तापमान क्या रहता है? कम। और तापमान कम होने के साथ में हाई प्रेशर, तापमान कम होने के कारण सूरज की सीधी किरणें, तो ITC-Z भी क्या रहता है? ITC-Z, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ये भी क्या रहेगा? दक्षिणायन होगा। तो मतलब ये भी चीज दक्षिणायन हो गई। तो जो ध्रुवी जेट स्ट्रीम है और साथ में उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम है, जो ऊपर की ओर चलती है 30 डिग्री के उत्तर की ओर जब चलती है, तो वो उसका भी क्या होगा? दक्षिणायन होगा। और जेट स्ट्रीम कैसे रहती है? ठंडी। और जेट स्ट्रीम जब ठंडी रहती है तो उसका असर धरातल के क्षेत्र पर पड़ेगा। तो यही कारण है कि इस समय में भारत का जो क्षेत्र रहता है वो ठंड से गुजरता है। दिसंबर से मार्च के समय में, इस समय में ठंड ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें कैसे रहती है? दक्षिण की ओर रहती है, जिसके कारण ITC-Z का भी दक्षिणायन होता है। और दक्षिणायन होने के कारण जेट स्ट्रीमों का भी दक्षिणायन होता है, जिसमें उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, उसका क्षेत्र भारत के पास में रहता है। ये हमें दिसंबर से मार्च के समय में दिखाई देता है, और ये मौसम है। परंतु जैसे ही बेटा मार्च का 22 मार्च आता है, तो 22 मार्च आने के बाद में हमें दिखाई देता है, 22 मार्च आने के बाद सूरज की जो किरणें रहती हैं वो विषुवत रेखा पर, विषु पर सीधी पड़ने लगती है। किस पर सीधी पड़ने लगती है? सीधी। और विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने के कारण अगला जो प्रश्न रहता है, मार्च से जून, तो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने के साथ में धीरे धीरे सूरज की सीधी किरणों का उत्तरायण होने लगता है। जब सीधी किरणों का जब उत्तरायण होने लगता है तो ITC-Z का भी क्या होने लगता है? उत्तरायण होने लगता है। तो जेट स्ट्रीम का भी क्या होने लगता है? उत्तरायण होने लगता है। और उत्तरायण होने के कारण धीरे धीरे जो भारत का क्षेत्र रहता है उस क्षेत्र पर सीधी किरणें पड़ने के कारण धीरे धीरे भारत के क्षेत्र का तापमान भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने के कारण जो प्रेशर रहता है उसमें क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। तापमान ज्यादा, प्रेशर में कमी, तो जो हवाएं रहती है यहाँ पर जो बहती है, जिसमें तापमान में अधिक और प्रेशर में कमी होने के कारण आर्द्रता में भी क्या आती है? कमी आती है। तो कम आर्द्रता वाली जो हवा चलती है
उसे उत्तर भारत के क्षेत्र में कहा जाता है लू। उसे क्या कहा जाता है? लू। तो वहीं जो उड़ीसा के क्षेत्र में बहती है उसे कहा जाता है नार्वेस्टर। और ये जो क्षेत्र है जिसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो बहती है उसे कहा जाता है काल बैसाखी। तो ये हमें दिखाई देता है परिवर्तन। और साथ में इसी समय में जो कर्नाटका के क्षेत्र में बहती है, कौन से क्षेत्र में बेटा? कर्नाटका के क्षेत्र में बहती है, उस हवा को कहा जाता है बहुत तेजी से बहती है। कारण ये रहता है धीरे धीरे तापमान में क्या होती है? वृद्धि। तो उसे कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। कौन सी ब्लॉसम? चेरी ब्लॉसम। और जो केरल के क्षेत्र में हवा बहती है उसे कहा जाता है आम्र वर्षा। इस समय में छोटी सी वर्षा होती है। कौन सी वर्षा? आम्र वर्षा। और ये वर्षा जो होती है वो आम के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये वर्षा क्यों होती है? क्योंकि तापमान में ज्यादा हो रही, प्रेशर में कमी हो रही, तो संवहन तरंग के रूप में वर्षा पानी का क्या हो रहा है? संघनन हो रहा है। और संघनन हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से वर्षा की स्थिति बन रही है। और वर्षा की स्थिति जब बनती है तो मार्च से जून के समय में, जैसे जून आता है तब तक के इस क्षेत्र का तापमान इतना ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा हो जाने के कारण ताप प्रेशर कम हो जाता है, हवा में कहीं ना कहीं जो बातें रहती है वो धीरे धीरे बदलने लगती है। और बदलने के कारण संघनन की क्रिया बहुत तेजी से होती है। उस तेजी से होने के कारण हमें वर्षा दिखाई देती है। जो यहाँ पर होती है अर्थात केरल में होती है उसे कहते हैं आम्र वर्षा। और जो कर्नाटका के क्षेत्र में होती है उसे कहता है चेरी ब्लॉसम वर्षा। तो हमें ये वर्षा दिखाई देती है। ये मानसून में नहीं हो रही, वो कब हो रही है? मार्च से जून में सूरज की स्थिति के परिवर्तन के कारण तापमान और दाब में परिवर्तन आता है, तब हमें ये वर्षा दिखाई देती है। और जब ये वर्षा मई के लास्ट के समय में होती है तो इसे कहा जाता है मानसून के पूर्व का संकेत। मतलब मानसून अब आने ही वाला है। तो भैया मार्च से जून के समय में सूरज की सीधी किरणें हो रही, कहाँ हो रही है? विषुवत रेखा पर। और धीरे धीरे किस ओर बढ़ रही है? कर्क रेखा पर। तो तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि। तो प्रेशर में क्या हो रही है? कमी। तो तापमान में वृद्धि और प्रेशर में कमी, तो हवा कैसी हो जा रही है? शुष्क। तो इस शुष्क हवा को उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या कहता है? क्या कहा जाता है? लू। तो वही उड़ीसा में क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में काल बैसाखी। तो इसी समय में होने वाली वर्षा केरल में क्या कहलाती है? आम्र वर्षा। तो वहीं पर कर्नाटका के क्षेत्र में क्या कहलाती है? चेरी ब्लॉसम। तो हमें ये दिखाई देता है कि भैया ये मानसून के पूर्व का हमें संकेत मिल गया कि अब भारत में मानसून आने ही वाला है। पर धीरे 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 क्या होता है? 21 जून के करीब करीब भारत की ऊपर सीधी किरणें पड़ने लग जाती, क्योंकि 21 जून के समय में सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर होती है। और इस समय में हमारे तापमान जो रहता है उत्तर गोलार्ध में वो सबसे ज्यादा बनने लगता है। अब हम देखते हैं आगे के क्षेत्र में। अगला जो पोर्शन, यही लास्ट पोर्शन हम रखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हम देखते हैं जून से सितंबर के समय में, मतलब 15 जून से लेकर 15 सितंबर के समय में, क्योंकि इस समय में जो सूरज की किरणें रहती है वो भारत पर सीधी सीधे पड़ती है। क्योंकि सूरज की सीधी किरणों का क्या हो जाता है? उत्तरायण हो जाता है। तो सूरज की सीधी किरणों का उत्तरायण होने के कारण कर्क रेखा पर पड़ती है और कर्क रेखा पर भारत आता है। ठीक है। तो इस समय में तापमान बहुत अधिक ज्यादा रहता है। तो तापमान ज्यादा होने के कारण, प्रेशर कम होने के कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। और निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनने के कारण आपको पता है कि स्थल जल्दी जल्दी गर्म होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है, तापमान ज्यादा हो रहा है, तो ये कौन सा क्षेत्र बनेगा? निम्न वायु दाब का। इसकी तुलना में जो पानी का क्षेत्र है वो किस क्षेत्र बनेगा? वो हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलती है? हवाएं चलती है। तो आपको दिखाई देगी मानसूनी हवा। पर मानसूनी हवाएं के विषय में आपको मैंने जेट स्ट्रीम का सिद्धांत बताया था। वो जेट स्ट्रीम का सिद्धांत अगर आपको पता रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि मानसूनी हवा कैसे आती है। मानसून के आने के विषय में कई तर्क दिए गए। तो वर्तमान का अभिनव तर्क है जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। ठीक है। अब ये जेट स्ट्रीम के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि भैया तापमान धीरे धीरे बढ़ने के कारण, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ वो बात, और तापमान धीरे धीरे बढ़ने के कारण तिब्बत के क्षेत्र में तापमान ज्यादा बढ़ता है।
क्यों? ऊंचाई ज्यादा रहती है और ऊंचाई ज्यादा होने के कारण जो सूरज से आने वाली किरणें रहती है उसकी तीव्रता ज्यादा होती है। तापमान जब बढ़ता है तो तिब्बत के क्षेत्र में लो प्रेशर बनता है और लो प्रेशर बनने के कारण ऊपर के क्षेत्र में हाई प्रेशर बनता है, जहां से सकरी नुमा पट्टी में चलने वाली हवा बनती है, जिसे कहा जाता है उष्ण या क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम। और ये क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम मेडागास्कर के समीप जाकर वहां पर लो प्रेशर के पास में और नीचे हाई प्रेशर के पास में नीचे चली आती है, और जिसके बाद में दक्षिण पूर्वी मानसून हवा बन जाती है। दक्षिण पूर्वी जो उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। और जैसे ही वो हवा ये मेडागास्कर है, और जैसे ही वो हवा विषुवत रेखा को क्रॉस करती है, तो विषुवत रेखा को क्रॉस करने के बाद में कॉरियोलिस बल के कारण, कौन से बल के कारण बेटा? कॉरियोलिस बल के कारण वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ने के कारण हमें दिखाई देता है क्या? दक्षिण पश्चिमी मानसून। और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून लगभग 15 जून के करीब करीब भारत में आने की कोशिश करता है। तो अब क्या होता है? अब हमने यहाँ तक के बात आपको पहले के लेक्चरों में आपको बता दी थी। जेट स्ट्रीम के समय में आपको कहा था जेट स्ट्रीम को बहुत अच्छे से पढ़ के रखिएगा। और जैसे ही 15 जून आता है, तो 15 जून आते आते भारत के क्षेत्र में मानसून जो रहता है वो भारत के सीमा से टकराना शुरू करता है। तो जैसे ही दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आने के बाद में अगर मैं यहाँ पर लिखूं दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही टकराता है तो दो शाखाओं में बट जाता है। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। और दो शाखाओं में बंटने के कारण एक शाखा कहलाती है पश्चिम घाट की, एक कहलाती है पश्चिमी शाखा, और दूसरी कहलाती है पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में पर्वतों की ज्यादा उपस्थिति होने के कारण यहाँ पर पर्वतीय वर्षा कराते हुए मानसून क्या होता है? आगे बढ़ता है। परंतु पूर्वी शाखा में कोई पर्वत नहीं नजर होने के कारण आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से वर्षा नहीं होती, और ये शाखा आगे की ओर बढ़ते जाती है। परंतु जैसे ही महानदी का डेल्टा आता है, तो महानदी के डेल्टे के बाद में वो शाखा, एक शाखा बिहार की क्षेत्र में चली जाती है और एक शाखा सीधे के सीधे मेघालय के क्षेत्र में चली जाती है। और मेघालय के क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा कराती है। क्यों? और पर्वतीय वर्षा कराने के साथ में जो यहाँ पर संरचना है पर्वत की, वो कीप नुमा संरचना होने के कारण, किस संरचना? कीप नुमा संरचना होने के कारण यहाँ पर बादल टकराते हैं, और टकराने के बाद में लगातार वर्षा करते रहते। क्यों? क्योंकि बादलों को निकलने के लिए जगह ही नहीं रहती, इसलिए लगातार वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्यादा वर्षा होती है, जिसमें विश्व के प्रमुख सर्वाधिक ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र शामिल है। पहला है चेरी ब्लॉसम, सॉरी, पहला चेरापूंजी और मासिमरा। और यहां से आपको दिखाई देगा कि जब बादल बहुत अधिक वर्षा कराकर एक निश्चित ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं, और प्राप्त कराने के बाद में इस कीपनुमा संरचना को पार करते हैं, तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर वर्षा ज्यादा करा चुके हैं, अब वो पश्चिम की ओर बहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनमें वर्षा कराने की क्षमता ज्यादा रहेंगी कि कम रहेंगी? स्वाभाविक रूप से कम रहेंगी। और यही कारण है कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये जब पूर्वी शाखा के बादल टकराते हैं, आते हैं, तो उनमें वर्षा कराने की क्षमता क्या हो जाती है? कम। और इस प्रकार से पश्चिम जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर हमें वर्षा दिखाई। इसी के बाद में जो पश्चिमी शाखा रहती है, ये पश्चिमी शाखा क्या करती है? पर्वतीय वर्षा कराते हुए चलती है। और पर्वतीय वर्षा कराने का प्रमुख कारण है कि यहाँ पर पर्वत रहते हैं, जिसके कारण पश्चिमी शाखा के माध्यम से पश्चिमी घाट के क्षेत्र में लगातार वर्षा होती है, और ये 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। और जैसे ही ये नर्मदा नदी के क्षेत्र पर पहुंचती, जहां पर नर्मदा नदी गिरती है, वहां से दो शाखा में बदल जाती है। एक शाखा नर्मदा नदी के समानांतर जाते हुए बिहार झारखंड के क्षेत्र में जाती है, और एक शाखा अरावली पर्वत के अनुसरण करते हुए जाती है। क्योंकि अरावली पर्वत एक जलवायु विभाजक क्षेत्र है। क्योंकि जलवायु विभाजक क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरावली क्षेत्र पर्वत के कारण जो बादल रहते हैं वो राजस्थान के शेष भूमि में नहीं जा पाते, जिसके कारण वहां पर वर्षा होती है सबसे कम।
परंतु उसके समानांतर वर्षा होती रहती है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, कम। और ये सब हमें दिखाई देता है 15 जून से लेकर 15 सितंबर के समय, 15 जून से लेकर 15 सितंबर के समय में ये हमें पूरी क्रिया दिखाई देती है। और ये जब पूरी क्रिया होती है तो उसके बाद में 15 सितंबर के बाद में जो परिवर्तन होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हिस्ट्री का कुछ वीडियो क्रॉप हो गया था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वहीं से बातों को उठाने की कोशिश करेंगे जहां से वो क्रॉप हुआ था। धन्यवाद।